नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। कोरोना से जारी जंग में आज से देश भर में लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। यह लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। नए रंगों और नए नियमों वाले लॉकडाउन 4 में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इसके तहत अंतर्राज्यीय बसों का संचालन का फैसला राज्यों के जिम्मे छोड़ा गया है। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना को लेकर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को बांटने का फैसला राज्य के जिम्मे होगा। इस बार 2 नए कंटेनमेंट जोन और बफर जोन भी जोड़े गए हैं, लेकिन इसको तय करना राज्यों की जिम्मेदारी होगी। वहीं पाबंदी की बात करें तो रेलवे, मेट्रो, हवाई सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी ली जा सकती है। मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन वहां खाने की इजाजत नहीं होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल ये सभी पहले की तरह बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। लॉकडाउन 4 में कमोबेश पाबंदियां वैसी ही हैं, लेकिन दुकान खोलने में छूट को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए जाए हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। तो देश में लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है, लेकिन बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वायरस का जाल तेजी से फैलता जा रहा है। बिहार में कल देर शाम 36 और नए केस मिलने के साथ ही राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1320 हो गई है। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 142 नए केस मिलने का अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से और सबसे बड़ी जो वजह है, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की बिहार लौटना है। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी शायद यही सोचेंगे कि अब इस बिहार का भगवान ही मालिक है। यह वीडियो खगड़िया रेलवे स्टेशन से आई है। बाहर से आ रहे सैकड़ों प्रवासी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर चढ़ने उतरने के लिए हादसे को दावत देते दिख रहे हैं। पीठ पर और सर पर भारी बोझ लिए चलती ट्रेन के साथ बदहवास दौड़ते जा रहे हैं। ट्रेन में चढ़ने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को ये लोग तैयार दिख रहे हैं, तो कुछ उतरने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी चूक इन लोगों के लिए कितना भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। माना कि ये मजबूर हैं और कहीं दूर दराज से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। 2 महीने से बेरोजगारों की जमात बनकर परदेश में फंसे हुए हैं, इसलिए जैसे भी हो ये घर जाना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में खगड़िया रेलवे स्टेशन प्रबंधन है, क्योंकि इन मजदूरों को रोकने टोकने के लिए ना तो स्टेशन पर एक जवान नजर आ रहा है, न समझाने के लिए कोई अधिकारी नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, चेन पोलिंग कर जब कुछ मजदूर स्टेशन पर उतरकर हुजूम के रूप में रेल ट्रैक पर ही चलने लगे, तो भी इन्हें कोई रोकने वाला नहीं दिखा। बिहार में कोरोना की जांच में तेजी लाने के मकसद से स्वास्थ्य महकमे ने निजी लैब में भी जांच की सुविधा देने का फैसला लिया था। इसमें 1500 से 2500 रुपए खर्च आने की बात कही गई थी और इसके लिए 2 लैब को मंजूरी भी दी गई थी। लेकिन सरकार के इस फैसले की जो हकीकत सामने आई है, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बिहार सरकार ने कोरोना जांच के लिए राज्य के 2 निजी लैब को मंजूरी दी है, डॉक्टर लाल पैथ लैब और पाथ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद थी कि दोनों निजी लैब अब लोगों का न केवल सैंपल लेंगे बल्कि जांच भी करेंगे, लेकिन इन लैब की जो हकीकत सामने आई है वो चौंकाने वाले हैं। एक ने तो जांच ही शुरू नहीं की और दूसरे पाथ केयर एंड डायग्नोस्टिक ने जांच शुरू की तो पटना में नहीं बल्कि सैंपल गुड़गांव भेजा जाने लगा, वो भी कार से, और रिपोर्ट आने में 48 से 72 घंटे का समय लग रहा है। 60 से 72 घंटा लग जाता है। यहाँ से हमारा गुड़गांव जाता है, डिफरेंस लग जाता है।
गुड़गांव भेजते हैं वो बाइक का हो जाता है। निजी लैब में 2 चरणों में जांच होनी थी। पहले स्क्रीनिंग के लिए अधिकतम 1500 रुपए तय किया गया था और जांच में पॉजिटिव आने के बाद दूसरे चरण की जांच के लिए अधिकतम कुल 4500 रुपए लिया जाना था। लेकिन एक तो पटना में जांच नहीं शुरू हुई, ऊपर से 2500 रुपए की जगह ये निजी लैब 4500 रुपए वसूल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में पाथ डायग्नोस्टिक का कोई भी स्टाफ कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। सवाल यही है कि जो सरकार द्वारा तय रेट था उससे अधिक लिया जाना कहां से न्याय उचित है, और फिर जांच यहां नहीं हो रही है तो गुड़गांव क्यों किया जा रहा है। मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा हमने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के प्रधान सचिव का भी जवाब जानना चाहा। तो देखिए क्या हुआ। जब न्यूज़ 18 की टीम ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। यही हाल सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी है। जाहिर सी बात है, जब सवाल सरकार की नाकामियों को लेकर हो, सरकार के गलत फैसले को लेकर हो, तो चाहे प्रधान सचिव हो या मंत्री कुछ भी बोलने से मना कर देते हैं, और ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में आए दिन क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे अप्रवासी मजदूर हर रोज वीडियो वायरल कर सेंटर की बदहाली की शिकायतें कर रहे हैं, जबकि प्रशासन सब कुछ दुरुस्त होने का दावा करता है। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने सरकार को हर रोज हजारों रुपए खर्च कर रही है, वे क्या जानबूझकर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। कोरोना संकट में जो लोग सरकारी व्यवस्था से या जैसे तैसे अपने घरों के पास आ गए हैं, उन्हें संक्रमण का कैरियर बनने से बचाने के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। लेकिन आए दिन कहीं पानी के लिए हंगामा तो कहीं घटिया खाने की शिकायत मिल रही है। चाय मिलता है, उसके बाद भूजा मिलता था, एक दिन 2 दिन में बीच करके भूजा देता है। बताओ, एक दिन 2 दिन बीच करके चना देता है। रोज देना है तो रोज नहीं देता है। शिकायतें सिर्फ नाश्ता, पानी, भोजन तक ही सीमित नहीं है। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों का आरोप है कि उन्हें गंदगी के बीच रखा जाता है, बेडशीट तक नहीं बदला जाता है, जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग खाना खिलाते हैं वे मास्क तक नहीं लगाते, गंदे कपड़े पहने रहते हैं। जानवरों की तरह खाना दिया जाता है और मीडिया के सामने शिकायत करने पर मुंह बंद रखने की धमकी भी दी जाती है। जैसे कि अभी आपने खुद देखा है, एक अधिकारी साहब आए थे कि मीडिया वाले के सामने तुम लोग क्या कर रहे हैं, आपने खुद सुना है। अभी आपके सामने ही गए हैं, पुलिस अफसर थे बड़े पीछे, क्या बोले कि तुम लोग क्या कर रहे हैं, जो अपने रूम में जाओ। इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि कोई कुछ है, किसी को कुछ बताना नहीं है। क्वारंटीन सेंटर का ये हाल तब है जब सरकार प्रति व्यक्ति 24 से 40 रुपए खर्च करती है, जिसमें 2 समय के भोजन पर 360 रुपए, नाश्ते पर 100 रुपए, पीने के पानी पर हर रोज 80 रुपए, चाय पर प्रति व्यक्ति 60 रुपए खर्च करने का दावा कर रही है। इसके अलावे सुरक्षा पर 30 रुपए, स्प्रे मशीन पर 100 रुपए, पीपीई किट पर 600 रुपए, स्टाफ के भोजन पर 500 रुपए खर्च कर रही है। साथ ही क्वारंटीन सेंटर के सैनिटाइजेशन और लॉन्ड्री का कुल खर्च प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 600 रुपए आता है। अब सवाल यह है कि सरकार दावा करती है कि एक मजदूर पर जो क्वारंटीन सेंटर में रखे गए हैं, उनके लिए हजारों रुपए हर रोज खर्च हो रहे हैं। उनके लिए सही पीने का पानी, खाने का 3 टाइम व्यवस्था किया गया है। बावजूद इसके ये मजदूर ये शिकायतें क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। न सिर्फ सवाल है बल्कि एक जांच का भी विषय है कि सरकार और जिला प्रशासन ये जांच कराए कि ऐसी तस्वीरें, बदहाली की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं। कहीं चूक है, लापरवाही है या कोई गड़बड़ी है, ये जांच का विषय है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना।
हाजीपुर पुलिस ने एक ऐसे हथियार सप्लायर गिरोह का खुलासा किया है जिसके तार सत्ताधारी दल जेडीयू से हैं। कुख्यात चंदन सिंह के घर पर दबिश में पुलिस को न सिर्फ भारी मात्रा में हथियार मिले बल्कि गिरफ्तार 3 अपराधियों में एक जेडीयू नेता अमरदीप फूलन भी शामिल है। सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। शायद यही सोचा था सफेद झकाझक कपड़े में नजर आ रहे इस शख्स अमरदीप फूलन ने। लेकिन हाजीपुर में जब कुख्यात चंदन सिंह के घर पुलिस और एसटीएफ ने दबिश दी तो इसके काले कारनामे जग जाहिर हो गए। सत्ताधारी जेडीयू के श्रमजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव का बोर्ड लिखवाकर रुतबा दिखा रहे अमरदीप फूलन का ताल्लुक अपराध की दुनिया से है और हथियारों की तस्करी में शामिल है। छापेमारी में 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं जिनके नाम है अमरदीप फूलन, अमरनाथ सिंह एवं राणा सिंह। अभियुक्त चंदन सिंह का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इसके अलावा अमरदीप फूलन एवं राणा सिंह का भी आपराधिक इतिहास पाया गया है। नगर थाना क्षेत्र के रामभद्र इलाके में वैशाली पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है जिससे इसके नेटवर्क का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस को 10 अवैध हथियार, 80 जिंदा कारतूस और करीब 300 खोखे के साथ कई वॉकी टॉकी भी मिले हैं। इस छापेमारी में करीब 10 अवैध हथियार, 80 से ज्यादा जिंदा कारतूस, 300 से ज्यादा खोखे, इसके अलावा 4 वायरलेस मैन पैक, एक एचएचएमडी एवं अन्य अवैध सामान बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस के हाथ से फिसल चुका कुख्यात चंदन सिंह कई संगीन वारदातों में शामिल है। पिछले दिनों शहर में हुई सबसे बड़ी सोना लूटकांड में शामिल इसके बड़े भाई सुशील सिंह की हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस लूटकांड में चंदन सिंह का नाम भी शामिल है। और इस दबिश में जेडीयू नेता समेत 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस गिरोह की कुंडली खंगालने में लगी है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। और द न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। पटना के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध बालू खनन की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद खनन विभाग ने आनन फानन में एक स्पेशल टीम गठित की और इस टीम ने रानी तालाब थाना क्षेत्र के लहलादपुर सोन नदी बालू घाट पर छापेमारी कर अवैध रूप से बालू से ओवरलोडेड 4 हाईवा को जब्त किया। इसके साथ ही इस टास्क फोर्स ने महाबलीपुर सोन नदी बालू घाट से भी 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। जाहिर है कि न्यूज़ 18 पर बालू के अवैध खनन की खबर से विभागीय अधिकारियों में खलबली मची और टास्क फोर्स के एक्शन से अब खनन माफियाओं में खलबली मची है। बिहार से बाहर फंसे जो भी मजदूर घर लौटना चाहते हैं, बिहार सरकार उन्हें वापस लाएगी। इसके लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह भरोसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिलाया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि फिलहाल जो जहां हैं वो वहां अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। कोरोना संकट की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बाहर फंसे लोगों की सहायता के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार पूरी ताकत से इसमें लगी हुई है। थोड़ा धैर्य रखें और अपनी बारी आने का इंतजार करें। बैठक के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव ने बताया कि सभी प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालयों के साथ ही बाजारों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मंत्री द्वारा निर्देश दिया गया है कि जितने भी लोग बिहार के जो बाहर हैं और आने के इच्छुक हैं, जितने भी लोग बिहार आने के इच्छुक हैं, बिहार के बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूर, उन सभी को लाया जाएगा ताकि जो बाहर हमारे लोग हैं वो परेशान नहीं हों, पैनिक नहीं हों। सभी को लाने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है और हम लोग पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। कोरोना से जंग में लॉकडाउन की वजह से अब भी बड़ी संख्या में मजदूर जहां तहां फंसे हैं।
झारखंड के भी चतरा के नक्सल प्रभावित प्रखंड के दर्जनों मजदूर समेत राज्यों के करीब 450 मजदूर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में फंसे हुए हैं, जहां से वे झारखंड आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए झारखंड सरकार और रेलवे अधिकारियों की पहल की जरूरत है। उन मजदूरों ने एक वीडियो जारी कर हेमंत सरकार से गुहार लगाई है कि अगर मुख्यमंत्री और यहां के रेलवे अधिकारी चित्तूर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे देंगे तो वे लोग घर आ जाएंगे। इन मजदूरों के मुताबिक चित्तूर में स्पेशल श्रमिक ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। 3 दिनों से वहां ट्रेन भी खड़ी है, लेकिन झारखंड सरकार की हरी झंडी के बिना गाड़ी यहां से नहीं जा सकती। मैं झारखंड सरकार से यही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग यहां आंध्र प्रदेश चित्तूर जिला में झारखंड का 5 जिला का मजदूर हम लोग करीब से करीब 450-500 मजदूर फंसे हुए हैं। हम लोग आंध्र प्रदेश चित्तूर जिला में श्रीकालाहस्ती पाइप लिमिटेड में काम करते हैं, लेकिन हम लोग को जो भी सरकारी प्रक्रिया है, रेलवे पंजीकरण हो गया, खाने पीने का जो भी व्यवस्था है, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। हम लोग को मोबाइल में रेलवे पदाधिकारी एसएमएस भी कर दिए हैं कि आप लोग को 3 दिन से गाड़ी चित्तूर जिला में ला के खड़ा है, लेकिन झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं और जो रेलवे का जो डीएमआर पदाधिकारी हैं वो ट्वीट कर देंगे तो आप लोग को चित्तूर जिला से ट्रेन खोलने का काम कर देंगे। यहाँ का हमारे चित्तूर जिला का डीएमआर पदाधिकारी बोलते हैं, लेकिन अभी तक वैसा काम झारखंड सरकार नहीं किए हैं। खाने पीने के लिए कष्ट में है। मैं फिर से झारखंड सरकार से गुहार लगाता हूँ कि कल आप चित्तूर जिला के जो डीएमआर हैं उनको आज ट्वीट कीजिए और यहाँ का जो डीएमआर है 3 घंटा के अंदर हम लोग को झारखंड भेजने का काम करेंगे। शुक्रवार की रात उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे में झारखंड के 11 मजदूरों की मौत पर राज्य के पीएचईडी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गहरा शोक जताया है। साथ ही इस मामले में यूपी सरकार पर निशाना साधा है कि औरैया में हादसे में मारे गए मजदूरों घायलों के साथ अमानवीय कृत्य किया गया है, जिसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी चाहिए। वहीं झारखंड सरकार ने इस हादसे में मारे गए लोगों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। तरह का बर्ताव उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन मृतकों के शव के साथ और जिस तरह से घायलों के साथ किया, इसको पूरी दुनिया में मानवता को शर्मसार करने का कृत्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक पैकेज की आखिरी और 5वीं किस्त का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि इसके तहत मनरेगा योजना के तहत 40,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया। साथ ही नई गाइडलाइन के कॉर्पोरेट कंपनियों और एमएसएमई को राहत दी गई है। दिवालिया प्रक्रिया 1 साल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जिसके तहत डिफॉल्टर की नई परिभाषा बनाई गई है। अब तकनीकी गलती के चलते आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। इंडियन बैंकरप्सी कोड में भी सुधार किया गया है। इसके अलावा इन्फेक्शन की जांच के लिए जिले और ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ लैब बनाए जाने की घोषणा की गई है, जबकि टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 1ली से 12वीं तक के छात्रों के लिए वन नेशन वन क्लास चैनल की शुरुआत करने का ऐलान किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा से छात्रों को जोड़ने की सरकार की ये बड़ी जीत मानी जा सकती है। और बीजेपी नेताओं ने कहा कि विशेष पैकेज से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और राज्यों को 3% की जगह 5% तक का लोन मिल सकेगा। साथ ही पैकेज पर सवाल उठाने वालों पर भी जमकर हमला बोला और रिलीज कर दिया है और इस साल बिहार को करीब 2,535 करोड़ रुपया और मिलने की संभावना है। साथी मित्रों, आज की घोषणा में और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा की गई है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए वन नेशन वन चैनल और कक्षा 1 से लेकर 12 तक प्रत्येक कक्षा के लिए एक डेडिकेटेड चैनल होगा, वन क्लास वन चैनल। रिलायंस ग्रुप की कंपनी जियो को लगातार निवेशक मिल रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर के निवेशकों को कंपनी में निवेश करने के प्रति आकर्षित किया है। अब अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक रिलायंस जियो में 6,000
598 करोड़ रुपए निवेश करेगी। रिलायंस ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म में ग्लोबल निवेशकों के निवेश से भारत में एक डिजिटल सोसाइटी बनेगी। इस संबंध में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि वो जनरल अटलांटिक का स्वागत करते हैं। जनरल अटलांटिक ने भारत के लिए एक डिजिटल सोसाइटी को अपने विचार भी साझा किए हैं और 1 अरब 30 करोड़ भारतीयों के जीवन को समृद्ध बनाने में डिजिटलीकरण में विश्वास जताया। पिछले 4 हफ्ते में कंपनी में ये चौथा बड़ा निवेश है। इस निवेश के बाद जनरल अटलांटिक की जियो में हिस्सेदारी 1.34% होगी। इसके निवेश के साथ ही पिछले 1 महीने में जियो ने कुल 67,194 करोड़ निवेश जुटाया है। इससे पहले 22 अप्रैल को फेसबुक ने जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया था, तो उसके ठीक बाद अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक ने 5,656 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स भी जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ रुपए निवेश कर चुकी है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।